साथ मैंने सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस स्टार्ट की हुई थी और वो वाली एक्सरसाइज हमने एंड भी की थी। और उसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से पहले एक छोटी सी कहानी आपको मैंने सुनाई थी रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली आपने मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं, वही बात आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा डिटेल में देखिए अपने जहन में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई ग्राफ का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता आपसे कि ग्राफ बता दे, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ से पीरियड को फाइंड करना बड़ा आसान है। लेट्स से आपको मैं ये कहता हूं कि हमने पहली जो दो बातें पढ़ी वो क्या पढ़ी भाई, हमारा फंक्शन अगर साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, सेक एक्स हो, कोसेक एक्स हो, तो इसके लिए जो जर्नल पीरियड आपके लिए क्या होता है 2π, ये इसका जर्नल पीरियड है। और इससे आप क्या बात समझे, इससे आप ये बात समझे कि यार अगर आप इस साइन कॉस सेक या कोसेक का ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर 2π का मतलब 360 डिग्री, ठीक है ना। एक बात ये तो आपने ये समझी। दूसरी बात आपने ये समझी कि सर अगर आप इस एंगल में जो साइन ए के साथ लिखा हुआ है इसके अंदर अगर इसका आप पीरियड ऐड कर दें, पीरियड को अमूमन टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आंसर आपको वापस साइन एक्स मिलेगा। सही कहा मैंने? ये बात कितनों को समझ में आई कि अगर किसी एंगल का ग्राफ आपने बनाया और उसके अंदर उसी का पीरियड ऐड कर दे तो वापस आपको उसी साइन की वैल्यू दोबारा मिल जाएगी। यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं कहूं ना साइन 30 डिग्री कितना होता है 0.5, साइन का पीरियड क्या है, साइन का पीरियड क्या 2π, तो उसका होता है इसमें 360 ऐड करो, क्या आंसर आएगा 390 ना, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 0.5 ही होगा, वापस साइन 30 आएगा। ये मैं समझाना चाह रहा था। पीरियड से आप दो बातें बताते हैं ना, पीरियड से आप ये बात बताते हैं कि आपका ग्राफ दोबारा रिपीट कब होगा, और दूसरा आप ये बताते हैं कि यार आपका पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर किसी एक एंगल पर वैल्यू रख रहा है तो वो ही वैल्यू वो वापस रिपीट कौन से एंगल पे कर रहा होगा। और यही बात आपने टेंजेंट और कॉट में किस तरह पढ़ी कि वो पाई पे होता है, ये उसका जर्नल पीरियड है। इसका मतलब यहां पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं किसी एंगल पर उसको टाइम पीरियड टेंजेंट के साथ ऐड करूं तो वापस आंसर टेंजेंट एक्स आएगा, ठीक है ना। और ग्राफ से आप क्या समझाना चाह रहे हैं कि हर 180 डिग्री के बाद, हर 180 डिग्री के बाद टेंजेंट और कॉट अपने ग्राफ का रिपीटेशन शो करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं यहां तक कि मेरी बात समझते हैं, कोई सवाल कोई बात जो अब तक ना समझ में आई, क्योंकि अब मैं पीरियड में आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब आइए थोड़ा सा फंक्शन को चेंज करते हैं। लेट्स से मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता हूं साइन ऑफ 2x। अब मैं आपको बोलूं मुझे इसका पीरियड निकाल के दे, यानी अब एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो यह है कि मैं साइन 2x का क्या बनाऊं, वहीं बैठकर ग्राफ, और ये देखूं कि ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कब करेगा। सर 1 मिनट का एमसीक्यू है, कोई 15 मिनट का एमसीक्यू थोड़ी है कि सर मैं वहां पे बैठ के ग्राफ बैठाने बैठ जाऊं और फिर ये चेक करूं कि वो अपने आप को रिपीट कब करेगा। तो इसका एक तरीका आपको समझाता हूं तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। वो क्या, जो भी एंगल के साथ लिखी हुई वैल्यू होती है, जो भी एंगल के साथ लिखी हुई वैल्यू होती है, वो असल में यूं समझ लें कि आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। और आप टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं ना,
तो टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाह रहे हैं और आपको मैंने एंगल के साथ लिखे हुए नंबर को फ्रीक्वेंसी कह दिया, तो आप टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सर? फ्रीक्वेंसी को जाके उससे डिवाइड कर दें। अब मुझे एक बात बताएं, किससे डिवाइड कर दें? तो आपको जर्नल टाइम पीरियड पता है कितना होता है? 2 पाई ना। इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड करें, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब पाई। इसका मतलब आपका टाइम पीरियड यहाँ पे ठीक है। टीचर का है, टीचर का ही है। क्लियर होती बात? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास लिखा हुआ है cos ऑफ 1/3x, इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब आपको पता है cos का जनरल टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई, और 1/3 को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, इसका मतलब क्या आंसर आ गया? 6 पाई। लेट्स से मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू टेंजेंट 3/4x। अब टेंजेंट का जनरल टाइम पीरियड क्या होता है? पाई, साथ में 3/4 लिखा हुआ है, डिवाइड कर दें, क्या आंसर आएगा? 4/3 पाई। सर ये पीरियड को फाइंड करने का है केस नंबर 1, ठीक है, और ये है आपके पास केस नंबर 2। अब मैं और चेंजिंग लेकर आता हूं। नेट का इशू हो रहा है इसलिए बैठे हैं। डिवाइस नहीं लेंगे, वेट अ सेकेंड। डिवाइस लेकर आए हैं। ना ये हो गया केस नंबर 2 कि अगर मैं को कोफिशिएंट लेकर आ जाऊं तो आप अपने जनरल पीरियड से उसको डिवाइड कर देंगे और आपका टाइम पीरियड नया वाला आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इसका मतलब साइन 2x का पीरियड है पाई, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि साइन 2x में साइन 2x में अगर मैं उसका पीरियड ऐड करूं वो जो कि पाई है, तो आंसर वापस साइन 2x आएगा, ये याद रखिएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेंजेंट 3/4x, इसका पीरियड क्या है? 4/3 पाई, है ना, ये इसका पीरियड है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं टेंजेंट 3/4x में उसका पीरियड ऐड करूं तो वापस आंसर मुझे टेंजेंट 3/4x मिलेगा। मतलब वैल्यू अपने आप को वापस रिपीट कर देगी अगर मैं उसके अंदर टाइम पीरियड ऐड करूंगा। ये पीरियड्स के सारे केसेस याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरे केस पे आता हूं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में याद रखिएगा कि अगर लेट से आपके पास साइन के साथ में मॉड लगा देता हूं या कॉस के साथ में मॉड लगा देता हूं या टेंजेंट कोसेक के साथ में मॉड लगा देता हूं या मैं कॉट के सेक के साथ मॉड लगा देता हूं। एक केस तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि टेंजेंट के साथ अगर मैं मॉड लगा दूं या कॉट के साथ अगर मैं मॉड लगा दूं। तो सुनिएगा, जब आप साइन कॉस कोसेक और कॉट के साथ मॉड लगा देते हैं तो जो इनका जर्नल टाइम पीरियड है वो आपके लिए 2 पाई के बजाय पाई हो जाता है। इसका रीजन बताता हूं, इधर सुनो।
साइन एक्स का ग्राफ क्या होता था? साइन एक्स का ग्राफ क्या होता था सर? साइन एक्स का ग्राफ ये होता था, और फिर सर इस पॉइंट पे आके उसने अपनी वैल्यू को दोबारा, ग्राफ को दोबारा रिपीट किया, है ना? तभी तुमने कहा कि सर इसका बेसिकली पीरियड है 2 पाई। लेकिन जब आप मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो तो यूं बनता है, सुनिएगा सब, पॉजिटिव साइकिल तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव साइकिल भी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ग्राफ तो यहीं रिपीट हो गया, ग्राफ तो यहीं रिपीट हो गया। इसका मतलब कितने एंगल के बाद ग्राफ रिपीट हो गया? पाई के। क्या मेरी बात समझ में आई? अलबत्ता टेंजेंट और कॉस के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाई रहता है, चाहे मॉड लगा भी दे आप, चाहे मॉड आप लगा भी दे। जय सुमेर। सर वैसे मॉड लगाने से टाइम पीरियड पे टेक्निकली डायरेक्ट फर्क थोड़ी पड़ रहा है। मॉड लगाने से तो ये हो रहा है कि जो नेगेटिव में वैल्यू जा रही थी वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो भी पॉजिटिव हो गई। तो तुम एक बात बताओ मुझे कि इसका तो मतलब ये मतलब हुआ, चलो पहले तुम अपना तो, जुमला कंप्लीट करो फिर मैं तो फिर बताऊं। उसका बाय प्रोडक्ट हुआ ना कि फिर ये जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है तो टाइम पीरियड काइंड ऑफ कम हो गया, लेकिन असल चीज तो ये हाँ है ना कि नेगेटिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, मतलब तो नेगेटिव को रिफ्लेक्ट करके उसने मेरे ग्राफ पे चेंजिंग ला के मेरी वैल्यूज को चेंज करके मेरी वैल्यूज को जल्दी रिपीट कराना शुरू कर दिया। मैं ये भी तो कह सकता हूं मैं। सही सर, ये भी ठीक है ना? सर ना, यस यस 10 पे की नहीं असर यस। पड़ेगा, उसके भी तो नेगेटिव वाले इफेक्ट होंगे, किसके? 10 और कॉट की ग्राफ के। देख लो ना तुम। अगर मैं लेट से बनाए 90 से 270 का ग्राफ बनाता हूं, सॉरी पाई/2 हो जाएगा, सॉरी यस 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 यस, पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि 90 से 270 में मॉड पे गिराएंगे ना तो वो ग्राफ ये बनेगा। यू बन जाएगा। ठीक है ना? तो वो भी रिपीट 90 पे होने लग गया। ठीक है, पाई/2 हो जाएगा। सही 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 कहा तुमने। मॉड पे अगर टेंजेंट और कॉट पे आ जाएगा तो वो भी आधा हो जाएगा ना, जिस तरह ऊपर वाले आधे हुए हैं। मॉड पे ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर गौर करो तो मॉड पे असल में तुम्हारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो रही है, तुम्हारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो रही हैं। ठीक है ना? अब एक और कॉन्सेप्ट बनाओ मेरे साथ, जवाब देना। मैं दो केसेस को मिलाकर तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। क्वेश्चन है, फंक्शन है मॉड ऑफ साइन ऑफ 3x, इसका टाइम पीरियड फाइंड करके दें। सर हमारे पास मॉड ऑफ साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है ना वो होता है पाई। अब सर आपने x के साथ यहां पर 3x लिख दिया ना, तो इसका मतलब सर इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें, ये टाइम पीरियड आ गया। क्लियर होती बात? अब मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन x, सॉरी बल्कि चेंज करता हूं, टेंजेंट x अपॉन 2, इसका टाइम पीरियड निकाल के दें। ठीक है? तो हमें मालूम है कि मॉड ऑफ टेंजेंट x का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है पाई/2। तो मॉड ऑफ टेंजेंट x/2 का टाइम पीरियड क्या होगा सर? हाफ है ना, तो इसका मतलब पाई/2 को हाफ से डिवाइड करें। तो जब आप पाई/2 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो पाई/2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आ गया? पाई। क्लियर होती बात? तीसरा केस समझ में आता है, मॉड वाला। तो पहला केस क्या है, जिसमें आपके पास कुछ नहीं है, ना मॉड है ना एंगल के साथ लिखा हुआ, तो वो जर्नल पीरियड हो गया। एक जर्नल पीरियड ये याद रखो, एक जर्नल पीरियड ये याद रखो, और एक जर्नल पीरियड ये मॉड वाले याद रखो।
कोफिशिएंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी एंगल के साथ कोफिशिएंट होगा उसको अपने जर्नल पीरियड से डिवाइड करोगे तो तुम्हें अपने नए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टाइम पीरियड मिल जाएगा। और रिलेशन वाइज भी याद रखना, रिलेशन वाइज भी याद रखना कि अगर जो आप टाइम पीरियड निकालते हैं, अगर आप उस टाइम पीरियड को अपने ही एंगल में ऐड कर दें तो आपको पलट के वापस वही चीज मिल जाएगी जो आपके पास मौजूद है। ठीक है ना। केस नंबर 4 पे आता हूं। फंक्शन ऑफ साइन पे पावर कोई हो, अगर साइन पे कोई पावर हो, याद रखिएगा वो पावर ऑड भी हो सकती है, वो पावर इवन भी हो सकती है। सही है ना। अच्छा, ये बात कॉस पे भी हो सकती है ना, ये बात कॉस पे भी हो सकती है। सेक पे भी हो सकती है, कोसेक पे भी हो सकती है। एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया। टेंजेंट पे भी हो सकती है, कॉट पे भी हो सकती है पावर। ठीक है। और अगेन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं और अगर मैं साइन क्यूब एक्स का ग्राफ बनाता हूं, क्या फर्क आएगा? साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, साइन क्यूब एक्स का ग्राफ कैसा होगा? यही होगा, मतलब थोड़ा सा सिर्फ कंप्राइज हो जाए, कंप्रेस्ड हो जाएगा, लेकिन ग्राफ की नेचर तो यही रहेगी ना। वेट, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके समझाता हूं। लेट्स से आप पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाए, ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल, तभी आपका टाइम पीरियड इसका था 2 पाई। अब मैं कहता हूं कि आप मुझे साइन क्यूब एक्स का ग्राफ बना के दें। एक बात ध्यान में रखिएगा, साइन क्यूब एक्स का ग्राफ भी जो है ना यही पैटर्न रखेगा। साइन क्यूब एक्स का ग्राफ भी जो है ना वो यही पैटर्न आपके पास रख रहा होगा। किस तरीके से? अगर मिसाल के तौर पे 0 पे साइन क्यूब एक्स भी 0 होगा, ठीक है ना। 30 पे कितना होगा? 0.5 होता है ना साइन 30। 0.5 का अगर मैं क्यूब ले लूं, 0.125 तकरीबन यहाँ पे होगा पॉइंट। अगर इसको 0.5 कह दें, इसको 1 कह दें। 60 पे क्या होगा? 0.866 मल्टीप्लाई बाय 0.866 मल्टीप्लाई बाय 0.866। आंसर तकरीबन आएगा यहां पर। 1 का क्यूब तो वापस 1 ही होता है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो देखिए ग्राफ तो आपके पास तब भी यूं ही बन रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा विड्थ वाइज। इस तरह कंप्रेस हो गया वो, ठीक है। इस तरह उसने अपने आप को कंप्रेस कर दिया, तो टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना ऑड में। लेकिन अगर यही बात मैं यूं करूं कि मुझे साइन स्क्वायर एक्स बना के दे, तो साइन स्क्वायर एक्स में बताऊं क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव साइकिल भी तो पॉजिटिव हो जाएगी, जिस तरह मॉड वाला कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अगर किसी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पे ऑड आए तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। और अगर किसी पर्टिकुलर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर इवन हो तो टाइम पीरियड पे ये फर्क आता है कि जो नया टाइम पीरियड है वो जनरल टाइम पीरियड का डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यही बात टेंजेंट कॉर्ड के लिए भी और ऊपर चारों के लिए भी है। यानी अब मैं आपको अगर कहूं ये बात समझ में आती है अगर, तो मैं आपको एक कहूं कि मुझे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का टाइम पीरियड निकाल के दें, तो आप क्या कहेंगे? सर साइन एक्स का टाइम पीरियड होता है जनरल 2 पाई। सर आपका क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया, पावर आ गई, तो इसका मतलब आपके लिए इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सर इसका हाफ कर दे, 2 पाई अपॉन 2 का मतलब पाई।
यस आया। सर ये भी मॉड्यूलस वाला ही हुआ जो पिछला भी हाँ। केस पड़ा है, वही वैल्यूज बेसिकली आएंगी। हाँ, इवन वाली जो पावर्स होती है ना वो मॉड्यूलस वाला केस ही है, हाँ और जो ऑड वाली पावर होती है ना वो नॉर्मल केस है। सही है, टेंजेंट में भी यही है। टेंजेंट में भी वही बात अप्लाई करेंगे हम, सही सही। ठीक है ना। अब मेरा एक सवाल का जवाब दो यहाँ पे। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मजेदार सवाल दे रहा हूं, ठीक है ना, मॉड ऑफ साइन क्यूब 2x। इसका टाइम पीरियड कौन निकाल के दे रहा है मुझे? सर 90 होगा। गुड, एक्सीलेंट सर। क्योंकि देखें आप अंदर बेशक साइन क्यूब लिख के बैठे हुए, लेकिन आपने ओवरऑल मॉड लिया हुआ है, तो आंसर तो फाइनली क्या आना है? उमेर कहाँ चले गए? 90 सर, डिवाइड बाय 2। हाँ, लेकिन उसका आंसर समझाओ ना बच्चों को यार। क्यूब है तो सर अंदर तो पावर नेगेटिव होनी चाहिए। सर साइन टाइम क्यूब की पीरियड वजह पे कोई से, असर नहीं पड़ेगा क्यूब की वजह क्योंकि से। मॉड है, ठीक है ना, तो इसका तो डिवाइड बाय 2। हाँ, 2 तो से डिवाइड आपका जनरल टाइम पीरियड का मॉड की फॉर्म में होता है पाई, और इस 2 की वजह से इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो इसका टाइम पीरियड आ गया पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये पूछना चाहूंगा, यस अखलाक। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर नहीं, वो गलती से हो गया होगा, मुझे पता नहीं चला। वैसे समझ में आया? यस सर। सर एक सवाल। हाँ। सर साइन स्क्वायर एक्स का टाइम पीरियड है पाई, साइन पावर 4 का होगा पाई बाय 2। नहीं, साइन पावर 4 का भी होगा पाई। कैसे? साइन एक्स की पावर 4 हो जाएगा नहीं? यस सर। तो सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ क्या है? ये साइन पावर 4x का ग्राफ क्या होगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लेकिन बनेगा यूं। सही। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सही है तो सही। पावर से तुम ये जज किया करो कि तुम्हारी पावर अगर इवन है ना, तो तुम्हारे ओरिजिनल साइन की नेगेटिव वैल्यूज को भी वो क्या बना देगी? ठीक है ना। तो हमारा जो टाइम पीरियड जर्नल का है साइन एक्स का 2 पाई, वो क्या हो जाएगा? हाफ। और अगर पावर ऑड है तो उसका मतलब मेरी जो पावर है वो मेरे पर्टिकुलर साइन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं लेकर आएगी। वैल्यू के हिसाब से तो चेंज लेकर आएगी, साइन के हिसाब से कोई चेंज नहीं लेकर आएगी। साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, लेकिन पीरियड तो वही रहेगा ना। एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, वर्टिकल कम हो जाएगा वो। हाँ सर, मतलब पावर ये कर रही है कि या तो कंप्रेस कर रही है या तो एम्पलीट्यूड बढ़ा रही है। हाँ सही है। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड तो नहीं बढ़ा सकती, कंप्रेस कर रही है कह सकता हूं, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो बढ़ ही नहीं सकता ना। साइन और कॉस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। टेंजेंट में कह सकता हूँ, टेंजेंट में कह सकता हूँ, क्योंकि उसका आंसर तो 1.7 है ना, तो उसको अगर तुम क्यूब करोगे तो वो तो बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड वाइज। सही है सर। यस आया? सर मॉड्यूलस ऑफ साइन स्क्वायर 2x ये कैसे सॉल्व होगा? मॉड्यूलस ऑफ साइन स्क्वायर 2x, इसका मतलब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। सही है। उसका मॉड भी क्या होगा? बहुत पाई होगा ना सर? नहीं नहीं, पहले वैल्यू के हिसाब से बताओ। साइन स्क्वायर ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू मानते हो? सही है। तो उसका पॉजिटिव का भी मॉड पॉजिटिव ही रहेगा। सही है। तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब टाइम पीरियड जर्नल से क्या हो गया? हाफ। ठीक है। कितना हो गया? पाई। सर सॉल्व करके एक दफा दिखा देना। ये लो ये लो ये लो भाई, ये तुम्हारा फंक्शन है मॉड ऑफ साइन स्क्वायर 2x।
सही है। ये जो कोफिशिएंट है इसको तो सबसे आखिरी में लेकर आते हैं। सबसे पहले ये देखो, साइन स्क्वायर की वजह से तुम्हारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर उसका जब मॉड लोगे तब भी वैल्यू फाइनली क्या आएगी, पॉजिटिव ना। इसका मतलब ठीक तुम्हारा है। साइन नेगेटिव में जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ यूं बन रहा होगा। हाँ सही है। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या आ गया, पाई। अब इस 2x की वजह से ये क्या हो गया, अच्छा, ऑर्डर इवन दोनों में सेम ही है। हाँ। सही। अच्छा, इधर क्यों हुआ ऐसा, इधर असल में क्यूब तो नेगेटिव आया था, लेकिन उसके मॉड ने उसको क्या बना दिया, हाँ पॉजिटिव। इस वजह से सेम आ रहा है। यहाँ पे अंदर भी पॉजिटिव था तो मॉड ने उसको वैसे ही पॉजिटिव रखा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, बगैर मॉड्यूलस के फिर क्या आएगा? अगर बगैर मॉड्यूलस के मैं बोलूंगा वहां पर साइन क्यूब एक्स, अगर मैं लिखता हूँ साइन क्यूब सही। 2x है और साइन स्क्वायर 2x है, तो अगेन साइन स्क्वायर की वजह से वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा, सही है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, पाई, और इस कोफिशिएंट की वजह से आप उसको डिवाइडेड बाय 2 कर 2 दोगे। कर देंगे। अब साइन क्यूब है, इसका मतलब पावर ऑड है, तो ग्राफ में नेगेटिव साइकिल भी होगी। सही है। टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई ठीक। डिवाइडेड बाय डिवाइड 2 से 2 कैंसिल, टाइम पीरियड क्या आया, पाई। बाय। सही सर। क्लियर होती है बात तमाम स्टूडेंट्स को? किसी को कोई सवाल टाइम पीरियड से रिलेटेड? प्लीज ये बात जरूर जहन में रखिएगा, 4 केसेस हैं, इनको आपने अपने जहन में जरूर बिठा के रखना है। अब्दुल्ला सलीम, बिल्कुल यस अब्दुल्ला। सर ये जो साइन पावर क्यूब 2x है, इसका ग्राफ पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव? नेगेटिव बनेगा ना? मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ बनेगा। अच्छा, दोनों बनेंगे। देखो ना, के तौर पे एक अपने लिए बना के देख लिया करो ना, 0 से लेके 360 तक लेके चलो साइन को, तो उसका ग्राफ यूं आ रहा होगा, है ना। अब जब तुम इन्हीं तमाम तर एंगल्स की वैल्यूज पे साइन का क्यूब लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। बस वैल्यूज में थोड़ा फर्क आएगा, मैं उन फर्क को नहीं देख रहा, मैं सिर्फ साइंस को देख रहा हूँ, प्लस माइनस को। तो टाइम पीरियड तो वही रहेगा ना, 2 पाई। तो थोड़ा ग्राफ यूं टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, लेकिन बनेगा वो यूं ही। दिस शोज कि आपका दोबारा से ग्राफ कितने के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद। ठीक है अब्दुल्ला? यस अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर केस 1 और 2 दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? केस 1 तो वही जर्नल वाला था, ठीक है। ठीक है, जो आपको किसी में साइन कॉस सेक और कोसेक के साथ ना कोई पावर हो, ना एंगल के साथ कोई कोफिशिएंट हो, ना मॉड हो, तो उसका जर्नल पीरियड क्या होता है, 2 पाई। और टेंजेंट और कॉर्ड के केस में क्या होता है, पाई। और ये याद रखिएगा, ये पीरियड आपको क्या बता रहा है, ये मैंने मैथमेटिकली लिख के भी बताया, ये देखो कि इसका मतलब वो ये बता रहा है कि तुम अपने गिवन एंगल में अगर अपना टाइम पीरियड ऐड करोगे तो दोबारा तुम्हें आंसर साइन एक्स मिल जाएगा, जिसका तुम पीरियड निकाल रहे हो। इसकी लॉजिक समझो, इसका लॉजिक समझो। इसका मतलब अगर x है 30 मीन साइन 30, ये मैंने ये समझाया था, x है 30 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 0.5। साइन का एंगल अगर 30 दिया हुआ है, कोई ना साइन पे पावर है, एंगल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 360। 30 में 360 को ऐड करो, क्या आंसर आएगा, 390। 390 का साइन ले, वापस आंसर 0.5 आएगा। ठीक है सर। दिस शोज कि अगर तुम एंगल में अपना टाइम पीरियड ऐड करते हो, एंगल में अपना टाइम पीरियड ऐड करते हो, वापस तुम्हें तुम्हारा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाता है, जैसा भी होगा। अब मिसाल के तौर पे सिर्फ इसके लिए नहीं है, अब मैंने अगला केस ये पढ़ा है कि अगर मिसाल के तौर पे साइन कॉस या टेंजेंट के साथ कोई कोफिशिएंट लिख दिया गया मैंने,
2, 1/3, 3/4। तो जब ये जो कोफिशिएंट साथ में लिखा हुआ होता है ना, ये कोफिशिएंट आपको ये बता रहा होता है, ये कोफिशिएंट आपको ये बता रहा होता है कि इट इज अ फ्रीक्वेंसी। और आपको टाइम पीरियड चाहिए। एक बार बताओ, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपको टाइम पीरियड चाहिए, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ना, वो वाला रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो आपका जनरल टाइम पीरियड है साइन एक्स का, वो क्या है? 2 पाई। तो मुझे साइन 2x का टाइम पीरियड चाहिए, मैं 2 पाई को 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है सर। अब इसको तुम ग्राफिकली भी समझ सकते हो भाई। 0 से लेके 180 तक का ग्राफ बनाता हूँ, सुनना सिर्फ। 0 से लेके 180 तक का जो तुम ग्राफ बनाओगे ना, वो ग्राफ आपके लिए बल्कि 360 तक बनाते हैं, 180 तक के 360 तक बनाते हैं। तो नॉर्मल साइन का ग्राफ यूं बनेगा, और फिर यहां पे आके अपनी वैल्यू को वो दोबारा से रिपीट करेगा। अब साइन 2x का ग्राफ तुम क्या कह रहे हो कि पाई है ना, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? सर पॉजिटिव साइकिल तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो क्या कहोगे तुम कि कितने टाइम के बाद आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है पाई के बाद? बेशक करके देख लेना, 0 से 360 तक घर बैठ के वैसी न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेट करके ग्राफ बनाना साइन एक्स का, और फिर ग्राफ बनाना साइन 2x का। ठीक है। ठीक है ना? तो तुम्हें वापस यही आंसर मिलेगा ना। उसके बाद यू वेलकम। यस आया। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे ना, उनको रिमूव नहीं करिएगा, जो आपने समझाया है ना, मतलब हटाइएगा नहीं। वो नहीं, वो बेफिक्र रहो, स्लाइड्स ऐसी रहती है, मैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता। सही बोला। यस मरियम। सर वालेकुम सलाम। सर आपने जो ये साइन क्यूब 2x करा है, आपने मुझे कहा था कि अगर पावर ऑड होगी तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो आपने नहीं, मैं पावर ऑड होगी तो डिवाइडेड बाय 2, ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ये डिवाइडेड बाय जो ये एंगल के लिए है। सही। और सर तो जो पीछे आपने कहा है वो क्या होगा? ऑड पे टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ है मरियम? सर ऑड पे टाइम पीरियड होगा पाई। नो चेंज। नो चेंज। इवन पे t/2 है। सही। तो तुम बात कर रही हो ना, वो इवन के लिए अप्लाई हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पे देखो, अब देखो यहाँ पर इसमें समझो, तुम इस वाले में तुमने सबसे पहले क्या किया, तुमने साइन एक्स का टाइम पीरियड निकाला, वो निकला 2 पाई। स्क्वायर की वजह से इसको हाफ कर दिया, ये हो गया पाई। फिर इस 2 की वजह से डिवाइडेड बाय 2 आया, तो आंसर पाई/2 आया। मरियम, गेटिंग माय पॉइंट? अब इधर देखो, इधर तुमने साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या निकाला? 2 पाई। पावर क्या थी? ऑड। नो चेंज, 2 पाई ही रहा। और फिर इस 2 की वजह से इसको 2 से डिवाइड करा, तो आंसर आया पाई। ठीक है? तो क्या मैं अब उम्मीद कर सकता हूं तमाम तरह एप्टीट्यूड के स्टूडेंट से कि अगर उनको अब किसी भी तरीके का फंक्शन दिया जाएगा तो वो उसका टाइम पीरियड बड़े आराम से निकाल सकते हैं? चारों केसेस को अपने ध्यान में रखेंगे, इससे आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है ना। अब आइए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखना चाहूंगा ग्राफ से रिलेटेड, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड, विच इज एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके पास है। ये जो मैंने अभी पीरियड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 11 था, उसमें से पीरियड्स की डिस्कशन है ग्राफ की फॉर्म में। तो ग्राफ क्योंकि ड्रॉ करते हुए तो एमसीक्यू में नहीं पूछूंगा ना, तो सिर्फ उसके पीरियड्स निकालने को बोलूंगा आपको। ठीक है ना? मैं ग्राफ दे के भी पीरियड निकलवा सकता हूं आपसे, ये याद रखिएगा। मैं ग्राफ दे के भी पीरियड निकलवा सकता हूं आपसे, ये देखकर भी याद रखिएगा। उस वक्त आपकी लॉजिक क्या होगी? उस वक्त सिर्फ लॉजिक उसे ग्राफ देख के तो बड़ा आसानी से हम निकाल लेंगे ना, कि जहां पे ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा इसका मतलब वहां तक उसका पीरियड है। अब मैं आपको कहूं मिसाल के तौर पे कि एक पर्टिकुलर ग्राफ है और 0, 30, 60, 90, 180, 210,
225, 240, 270, 300, इस तरह ग्राफ है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आपका ग्राफ यूं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेट से कोई एंगल होगा, वो एंगल लेट से मैं आपको कह देता हूँ 400 डिग्री है। तो आपको मैं बोलूं उसके बाद आप मुझे बताएं, ग्राफ दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ग्राफ के थ्रू आप मुझे बताएं इसका इस वक्त टाइम पीरियड क्या होगा। तो आपको तो बड़ा आसान आंसर है, 400 डिग्री। सर रेडियन में कन्वर्ट कर दें। कैसे कन्वर्ट करूं सर? 400 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 29, तो 20 पाई अपॉन 9 रेडियन सर इसका टाइम पीरियड है गिवन ग्राफ का। तो ग्राफ के थ्रू तो आपको टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है, उसमें तो आपको कोई करना ही नहीं है। सिर्फ जहां पे आपको लगे कि आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है, दैट मींस दैट इज योर टाइम पीरियड ना। यहां पर असल में एक छोटी सी एक्सरसाइज रहती है, 13.1 है। तो ये 13 चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक तो 13.2 जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस की, और ये एक 13.1, एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट टॉपिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो इस सीक्वेंस के बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पांचों के पांचों चैप्टर्स 9, 10, 11, 12, 13। और मैं उम्मीद करूंगा इस मंडे को जो आपका वीकली टेस्ट है वो सर जैन लेंगे, वो मैं नहीं लूंगा। लेकिन नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसमें मेरा एक तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री और जो भी मैं अगले वीक पढ़ा दूंगा तो वो ग्रैंड टेस्ट की फॉर्म में एक ले लेंगे, या एक काम ये करेंगे बीच में वैसे ही मैं आपसे एक टेस्ट ले लूंगा अदर देन वीकली टेस्ट, जो चैप्टर नंबर 13 का ले लूंगा, मैं अनाउंस कर दूंगा। बल्कि यही करते हैं, वीकली टेस्ट को नहीं छेड़ते, ट्रिग्नोमेट्री का एक ग्रैंड टेस्ट आप दें अपने वीक डेज में, ठीक है ना। फ्राइडे आपका ऑफ होता है, मतलब नॉट दिस फ्राइडे, कल की बात नहीं कर रहा, नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोग मुझे इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का ग्रैंड टेस्ट दें, जिसमें ये 5 चैप्टर्स हैं, 9, 10, 11, 12 एंड 13। सो लेट्स स्टार्ट दिस लास्ट एक्सरसाइज 13.1 पूरी कोशिश करते हुए। लेकिन टाइम मेरे ख्याल से इतना नहीं, शायद मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाऊं, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि संडे को अगला चैप्टर स्टार्ट करें। वेट अ सेकेंड। Now my question is exercise 13.1, ये कह रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ पार्ट 1। ये कहते हैं आर्क ऑफ साइन ऑफ -√3/2 निकालें। देखिए ये जो लिखा होता है ना आर्क साइन, इसका मतलब साइन इनवर्स होता है, इसका मतलब साइन इनवर्स होता है, ठीक है ना। आर्क साइन को साइन इनवर्स कहते हैं। मतलब जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, यहाँ पे नोट के तौर पे बात बता रहा हूं, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आर्क लिखा हुआ होता है, दैट शोज कि आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करें, इनवर्स। अब मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है आर्क ऑफ साइन ऑफ -√3/2, तो इसका मतलब आपसे ये बोला गया साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। और मैंने आपको क्या कहा था कि भैया पूरा टेबल ना भी याद हो, 0 से लेके 90 तक तो याद कर सकते हो ना, इतनी तो मेहरबानी तुम अपने ऊपर कर सकते हो। तो आप सिर्फ √3/2 बताएं साइन का कहां पे होता है, आपका जवाब आएगा 60 डिग्री। लेकिन सर आप तो नेगेटिव में पूछ रहे हैं, तो सर नेगेटिव में तो 3rd क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और 4th क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो बताएंगे अगर उसका बेस एंगल 1st क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से 60 है, तो उसका 3rd में और 4th में एंगल कितना होगा, बताएं। आई एम वेटिंग, कौन जवाब देगा इसका?
भाईजान सो तो नहीं गए सारे? यस राविया। 240 और 300। 240 एंड 300। तो ये आपके दो एंगल आ गए, इसको रेडियन में बेशक कन्वर्ट कर ले, तो ये आपका हो जाएगा 4π/3 और ये आपका हो जाएगा 5π/3। ठीक है ना? अब मैं आपको ये कहूं कि अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, दूसरा बड़ा आसान है, मतलब इसी पैटर्न पर है, तीसरे पे आता हूं। टेंजेंट ऑफ आर्क ऑफ टेंजेंट ऑफ -1। पहले लिखें सर, टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। सर तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल। एक मिनट स्टूडेंट्स, कोई आंसर बताएगा इसका? यस अखलाक। -1, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स को आप टेंजेंट से कैंसिल कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर -1। ठीक है ना? मेरा अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मेरा इसका आंसर तो आ गया आपके पास -1। मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूं, साइन ऑफ आर्क ऑफ कॉस ऑफ 1/√2 ब्रैकेट मोइन। आंसर बताएं इसका। यस उमैर। सर 10 बनेगा, कॉस इनवर्स साइन अपॉन कॉस। सर क्या हो गया तुम्हें? 10 जरा बनेगा दूसरे ना से जवाब लेता हूँ। नहीं ना भाई, क्या हो गया? सर? आर्क कॉस इनवर्स होगा। चलो जरा याया से भी पूछते हैं। √2/2। अबे सर तुमको सही कह क्या रहे हो हैं ना, मैं साइन है और कॉस इनवर्स, तो कॉस नीचे आ जाएगा, साइन ओवर कॉस 10 हो जाएगा। हजरत इमाम, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। भाईजान वो कॉस इनवर्स के साथ एक वैल्यू लिखी हुई है, वो कोई सौतेली थोड़ी है कि आप कॉस इनवर्स को ऐसे नीचे लेके चले जाएंगे। सर ऊपर भी तो थी वैल्यू। सर तो ऊपर 10 और 10 कैसे काटा? 45 की वो भी वैल्यू तो होती है ना। मेरी बात सुन लो, टेन इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? चलो मैं इसको यूं समझा देता हूँ, मैं गलती कर दी मैंने काट के, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई वैसे। आंसर आएगा 10 इनवर्स ऑफ -1 कितने पे होगा? 270 पे। ओ सॉरी, -45 डिग्री होता है ना सर, तो हो जाएगा 135 ले लो, कोई एक एंगल ले लो सेकंड क्वाड्रेंट का। 10 ऑफ 135 दोबारा निकालेंगे, कितना आंसर आएगा उमर? -1। ऑफ कोर्स। ठीक है ना? अब कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होगा? 45 डिग्री। sin 45 होगा तुम्हारा पॉइंट। और साइन 45 क्या होगा? 1/√2। वो असल में ऊपर भी कैंसिल मैंने गलत कर दिया, दैट वाज माय मिस्टेक, कि असल में tan इनवर्स का मतलब आप उस वैल्यू पे एंगल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है साइन इंटू आर्क ऑफ कॉस 1/√2, तो दैट मींस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 का मतलब, मेरे पहले तो एंगल बताओ कि 1/√2 का कॉस किस एंगल पे होता है। आपका जवाब आया 45, और फिर आप उस 45 का साइन ले लें, आपका आंसर आ गया 1/√2। ठीक है?
अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ आर्क ऑफ cos √3/2 प्लस आर्क ऑफ साइन 1/2 कर लेंगे। देखिए इसका एक तरीका पहले वो समझाता हूं। सर इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ √3/2 और इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सर इसका मतलब 30 डिग्री, इसका भी मतलब 30 डिग्री। सर साइन ऑफ 60 डिग्री, यानी कि इसका मतलब हुआ √3/2 आंसर। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दी हुई होती जिसको आप स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में नहीं ला सकते, या कोई सिंबल दे दिया होता आर्क ऑफ कॉस ऑफ एक्स, आर्क ऑफ साइन ऑफ वाई, अब क्या करते? यस उमेर? सर एक बार दोबारा बोला। हाँ सर एक बार दोबारा रिपीट करें। हाँ रिपीट कर देता हूं। अब लिखा हुआ है साइन इन द ब्रैकेट ऑफ आर्क कॉस √3/2 प्लस आर्क साइन 1/2। अब आर्क का मतलब कॉस इनवर्स है, तो इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ √3/2 कौन से एंगल पर होगा? 30, और sin इनवर्स ऑफ 1/2 कौन से एंगल पे होगा? अगेन 30। 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, और sin 60 आपके पास हो गया √3/2। लेकिन मेरा तुमसे कहना ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ऐसी वैल्यूज होती जिनके एंगल के ऊपर आप स्टैंडर्ड याद नहीं करके बैठे हुए, क्या किया जाता? या ये यूं लिखा होता आर्क cos x प्लस आर्क साइन y, कोई वेरिएबल दिए होते। तो इस वजह से इसको करने का एक और तरीका भी अपने जहन में रख लो, और मैं चाहूंगा वो तरीका ज्यादा आसान है। स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई तो फिर तो ये तरीका अपना लो, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे यही क्वेश्चन मैं यूं देता हूं, सुनना मेरी बात, साइन ऑफ आर्क ऑफ cos x प्लस आर्क ऑफ साइन x, ठीक है। और मैं आपको कहूं मुझे आंसर निकाल के दें, तो सबसे पहली बात तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ, बल्कि सिंबल चेंज कर दो यार, को दूसरी वैल्यू, साइन ऑफ y, तो साइन इनवर्स ऑफ y। अब इसको सॉल्व कैसे करूं, उधर गौर करो। लेट एल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? x। लेट बीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ गई? y। अब जरा पहले अपनी जगह पे जाके वहां पे पुट करो। तो साइन ऑफ, एक बात बताएं, इस पूरे चीज की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूं, इस पूरे चीज की जगह मैं बीटा लिख सकता हूं। तो ये तो सर आपने फॉर्मूला बना दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। क्या बनाइए सर? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। लेकिन सर आपको कॉस अल्फा तो पता है, आपको साइन बीटा तो पता है, लेकिन आपको ये दोनों थोड़ी पता है। तो सर टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लें। कौन सी? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 होगा। कॉस अल्फा गिवन है x, जवाब डायरेक्ट दे दूं तो साइन अल्फा क्या ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। और अगर यही फॉर्मूला बीटा की फॉर्म में लिखूंगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स y, तो यहां से कॉस बीटा कितना आएगा? √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आ जाओ, साइन अल्फा क्या है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस बीटा क्या है? √1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस अल्फा क्या है? x। साइन बीटा क्या है? y। ये आंसर आ गया।
तो अगर वैल्यूज ना दी हुई हो ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको फिर ये पूरा प्रॉपर पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। क्या बात क्लियर होती है सबको? यस क्लास? डन? नाउ अब कुछ प्रूव दैट या शो दैट के क्वेश्चन है, वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ स्टार्ट करूंगा। यस अब्दुल मोइस? सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने कहा कि है ना ये आंसर आ रहा है 1 माई एक्स स्क्वायर, लेकिन जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है, तो अगर हम cos √3/2 को x सपोज करते हैं तो आंसर तो x आ रहा है, तो ये वैल्यू और सिंप्लीफाई नहीं होगी? कौन सी वाली की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो सर cos √3/2 इक्वल टू x, और जो आंसर आ रहा है तो दूसरे सवाल का उसमें भी तो x आना चाहिए ना। मुझे आपका सवाल ही नहीं समझ में आ रहा। मुझे आप पूछना क्या चाह रहे हैं? आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? ये एक अलग चीज है। अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ दें। ये तो मैंने आपको तरीका बताया ना कि अगर के x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू गिवन हो, इस तरह इस वक्त तो √3/2 दी हुई है ना जी। अगर कोई ऐसी वैल्यू दी हुई होती 1/7, अब बताएं उसका cos 1/7 का आप कैसे निकालेंगे? और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सर आंसर पे 1/7 नहीं आएगा? मतलब cos वो फिर इस तरीके से करेंगे ना, cos अल्फा के फॉर्म में। अच्छा सही है सर। अब्दुल मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, मेरे हिसाब से शायद तुम्हें मेरी बात भी नहीं समझ में आई। ये आ गई है? मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, रुको। cos ऑफ आर्क ऑफ साइन ऑफ 1/7 प्लस आर्क ऑफ, कुछ भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं दोनों cos हो दोनों साइन हो, कुछ भी हो सकता है। आर्क ऑफ cos ऑफ 1/7। मैंने कहा इसको सॉल्व कर। आपने कहा सर cos इनवर्स cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/6। अब इस पूरी चीज को मैं अल्फा कह दूंगा, इस पूरी चीज को मैं बीटा कह दूंगा। लेट अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ 1/7, तो साइन अल्फा 1/7। बीटा cos इनवर्स ऑफ 1/6, तो cos बीटा 1/6। साइन अल्फा से आप cos अल्फा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ठीक है, जो कि आपके पास आएगा cos अल्फा इक्वल्स टू √48 का मतलब क्या हुआ? 4√3/7। ये आएगा cos अल्फा। यहाँ पे भी अप्लाई करें, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आप साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे विच विल बी √35/6। अब अपना फॉर्मूला बनाएं। cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बताएं cos अल्फा की वैल्यू सर 4√3/7, cos बीटा की वैल्यू सर 1/6, साइन अल्फा की वैल्यू सर 1/7, साइन बीटा की वैल्यू √35/6। पुट कर आंसर निकाल लें। अब बताएं मुझे आपको क्या कंफ्यूजन थी? सही है। आंसर है अब क्लियर है? 1 प्लस। यस सर। ठीक है ना? अब मेरी बात समझ में आई। मैंने ये कहा कि ज्यादा आइडियल तरीका ऐसे क्वेश्चंस को, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस को आइडियली सॉल्व करने का ज्यादा आसान अच्छा तरीका ये है, ये नहीं है। ठीक है, सो यहीं तक रखता हूं आपके साथ। एक मिनट जरा वेट करिएगा, उसके बाद
जी अब्दुल रहमान। सर मेरा सवाल था कि कुछ आइडिया है कि एनईडी वाले क्या कर रहे हैं टेस्ट के बारे में? अभी कुछ नहीं पता। सर अभी तो नस की कि भी मेल आ गई है, नस की भी आईबीए स्टूडेंट्स को वालों ने मेल आई है। कैंसिल कर दिया। हाँ आईबी वालों ने तो अभी थोड़ी कैंसिल किया है। अच्छा। हाँ इसको कैंसिल हुए हुए अरसा हो गया कि वो पर्सनल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, वो अभी थोड़ी कैंसिल किया, उसको कैंसिल हुए हुए तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं। नस्ट वालों की मेल आई है सबको मेरे हिसाब से, शायद जो स्टूडेंट्स ने नस्ट पे अप्लाई किया, उमेर का शायद जवाब कुछ आने वाला है। यस उमेर। जवाब नहीं, सवाल आने वाला है, क्या बोला है? तो नेक्स्ट तुम वालों ने चेक क्या करो बोला? ना मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास असल में जहाँ दूसरी नस पे है ना, तो वहां पे मैं तुम्हें बताता हूँ उनका क्या है। रुक जाओ, उन्होंने कहा है, वेट अ सेकंड। हम्म। यार अभी उमर मुझे मिल नहीं रहा है कि उसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ। उन्होंने ये बताया है कि वी आर एक्चुअली करंटली वर्किंग ऑन द सिचुएशन कि हाउ टू टेक द टेस्ट फॉर द थर्ड सीरीज। देयर इज नो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू टेक द टेस्ट, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि वी विल नॉट कैंसिल द टेस्ट, बट वी विल नॉट अनाउंस द डेट। तो आपके पास कोई भी ऐसी चीजें आए इधर उधर से, तो आप उस पर यकीन तब तक ना करिएगा जब तक कि आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे नजर ना। तो उन्होंने असल में ये फेंका है, क्योंकि अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले कोई पीएमडीसी की एक न्यूज चली थी, ठीक है, कि टेस्ट कैंसिल हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में टेस्ट नहीं होंगे। तो ये दे ऑल आर रूमर्स। अभी याद रखना, अभी फास्ट भी कंफर्म नहीं है, बेशक तुम लोग को बोल दिया है मैंने, तुम लोग के पास शायद अनाउंसमेंट भी आना शुरू हो गई है, लेकिन उसकी भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जीआईके ने भी अभी 17 तारीख बोली हुई है, लेकिन 15 तारीख तक तो वैसे ही यूनिवर्सिटीज बंद है, ठीक है ना। तो इस वजह से यार अभी अगले 1-1.5 हफ्तों में ना बहुत अफवाहें और बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द फैलेंगी। तो सब पे कान मत धरना, अपनी पर्टिकुलर चीजों को कंप्लीट कर लो स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से। हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई ऑल्टरनेट तरीका होगा तो उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन कम से कम अपनी तो तैयारी पूरी रखें, ये है मेरे कहने का मकसद। या आपका कोई क्वेश्चन? सर मुझे ये पूछना था कि जो डोमिसाइल होता है उसका क्या सीन होता है, वो कब देते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में कब सबमिट कराना होता है? भाई कब देने की बात नहीं है, ये ए लेवल स्टूडेंट्स को या तमाम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ, डोमिसाइल पीआरसी ये पहले से रेडी रख लें। और या आप लोग तो अपनी ओ लेवल की इक्विवेलेंसी बना दें। आईबीसीसी बोर्ड ने ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, काइंडली बनवा के रख लो भाई, कोई जाया थोड़ी हो जाएगी। अब वो मुझे एक बच्चे ने बोला सर वो ओ लेवल की बनाएंगे फिर ए लेवल की भी बनानी पड़ जाएगी तो फिर डबल पैसे हो जाएंगे। अबे मैंने कहा 2,500 रुपए में कौन अमीर गरीब हो जाएगा भाई। अच्छा तो सर पोर्टल जो आप बोल रहे हैं पोर्टल ऑफिस का, तो उसका क्या सीन है, मतलब ऑनलाइन हमें देना पड़ेगा कैसे? आईबीसीसी का ऑनलाइन पोर्टल बोर्ड है मैट्रिक सिस्टम का, तुम सर्च मारोगे, मैं लिंक भी शेयर कर लूंगा, मैं बंदे को वहां पे पीओसी भी तुम्हें दे दूंगा तुम लोगों को। आप लोग यहाँ से पोर्टल पे अपलोड करेंगे, फीस सबमिट कराएंगे, ताकि कम से कम अगर फॉर सपोज अभी तुम्हारा ए लेवल का रिजल्ट नहीं आया, अभी तुम्हारा ए लेवल का रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी तुमसे ओ लेवल की इक्विवेलेंसी मांगेंगी, तो उस वक्त इंतजार कर रहे हो कि वो ओ लेवल की मांगेंगी फिर हम बनाएंगे सर, वरना हम नहीं बनाते। अच्छा पहले से मतलब सब बना के रखे ना, डोमिसाइल पीआरसी बना के रखो, इक्विवेलेंसी बना के रखो, और इंटरमीडिएट वाले डोमिसाइल और पीआरसी बनवा के रखो, उनका इक्विवेलेंसी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उनका मैट्रिक का रिजल्ट उनके पास ऑलरेडी है। कासिम आपका सवाल? सर इक्विवेलेंसी जो बनानी है हमें, अगर ओ लेवल की बनानी है तो हमें उसमें O1 का भी रिजल्ट चाहिए होगा ना? बिल्कुल चाहिए होगा। तो वो क्या तुम्हारे पास नहीं है? वो तो सर कॉलेज के पास ही अभी तक हमें मिला ही नहीं, उन्होंने हमें O2 का ओरिजिनल दिया था। अच्छा, मजे की कहानी ये कि मैं इस वक्त हाई स्कूल में ही बैठा हूँ,
देखो मेरे सामने सर अकेले बैठे हुए, तो 9 का रिजल्ट हमें नहीं दिया, ग्रेड 10 का रिजल्ट नहीं दिया हम लोगों ने इनको बच्चों को, कासिम फुजैल उमैर आमिर। हाँ नहीं सर, वो खुद जाके लेना है, ये सीन है। अभी मुझे भी, मैं खुद गया था ना, तो उन्होंने दिया है। दिया है ना, तो बस कासिम आ जाओ। बचाए कौन सा, इससे अच्छा बनवाए नहीं बंदा। नहीं ये गलती मत करो यार प्लीज, अभी फास्ट से भी ओ लेवल की अनाउंसमेंट कर दी है, ये बेवकूफियां मत करो। इक्विवेलेंसी बना के रख लो, डोमिसाइल पीआरसी बना के रख लो, जो जो मांगे उस वक्त दे दो। डोमिसाइल पीआरसी को बनने में मुश्किल से 3 दिन लगते हैं यार, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ऑनलाइन नहीं, उसके लिए तुम्हें थोड़ा जाना पड़ेगा। अच्छा सर, जो रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह होते हैं उनका कोई फायदा होता है? यार रिकमेंडेशन लेटर आपकी, अगर आप बेसिकली बैचलर या मास्टर के लिए बाहर जा रहे हो, बाहर के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। बाकी आई थिंक जीआईके के अंदर चाहिए होता है, नस के अंदर कोई जरूरत नहीं है, एनईडी के अंदर कोई जरूरत नहीं है, वो रिकमेंडेशन कुछ मांगते ही नहीं है। सर डोमेस्टिक पीआरसी 13 दिन में बनता है, और सर हमारे स्कूल वालों ने एसएससी का सर्टिफिकेट ही नहीं दिया अभी तक। भाई तो ये लो ना, ये किन लोग किसका इंतजार कर रहे थे? सर मैं 6 चक्कर लगा चुका हूँ, बोल रहे हैं बोर्ड ऑफिस बंद है, हमारे पास आया ही नहीं है सर, और हो गया हूँ मैं। नहीं तो एक काम ये करो ना कि टेक द एप्लीकेशन विद यू, कि भाई आप मुझे एक परमिशन दे दें स्कूल, आप जाके बोर्ड से डायरेक्ट निकाल लें। वो भी नहीं दे रहे, बोल रहे हैं हम लोग जा रहे हैं, तो हमें मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं अभी काउंटर बंद है, आपको फ्राइडे तक बताएंगे। अभी चलो थोड़ा सा वेट कर लो, अभी तो चलो फॉर्म आने पर डिपेंड करता है, इस वजह से बात तो मैं बात कर लूंगा। तो आपके पास वो चीज मेरे हिसाब से आप लोग के एंड पर होनी चाहिए। और अखलाक डोमिसाइल पीआरसी के ऊपर ना डिपेंड करता है कि तुम अर्जेंट या नॉर्मल की तरफ जा रहे हो, तो इट टेक टाइम और इट विल डू अर्जेंटली। और अगर फॉर सपोज वेलकम टू पाकिस्तान वाला सीन है, समझ लो ना मेरी बात ढके छुपे अल्फाजों में, तो वेलकम टू पाकिस्तान वाला सीन है तो एक दिन में भी बन जाता है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर भी कोई सपोर्ट चाहिए हो डोमिसाइल पीआरसी इक्विवेलेंसी के लिए तो डायरेक्ट पीएम कर देना मुझे, मैं तुम्हें चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा सर, उसकी लिंक्स भेज देगा अगर आप जो बोल रहे थे। मैं भेज रहा हूँ अभी। ओके, या तुम थैंक मुझे यू। पीएम करो, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अच्छा चले, सही है। ओके सर। ओके।